बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो बुक है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वो स्टार्ट की हुई थी। तो लास्ट लेक्चर में हमने हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर जो है वो डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम उसका दूसरा पार्ट जो है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर वो डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर की जनरेशंस क्या होती हैं और कितनी जनरेशंस हैं, किस तरह कंप्यूटर के अंदर एडवांसमेंट आती गई और कंप्यूटर की जो जनरेशंस हैं वो आगे बढ़ती गई। जनरेशन बेसिकली क्या थी, ये एक पैसेज ऑफ टाइम था या पैसेज ऑफ सेवरल चेंजेस थे। सेवरल का मतलब होता है कई, बहुत सारी चेंजेस, तब्दीलियाँ। और किस में तब्दीलियाँ थी? इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ हुई। किस लिए तब्दीलियाँ हुई? टू मीट आवर रिक्वायरमेंट्स, टू मीट आवर रिक्वायरमेंट्स, हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ कंप्यूटर के अंदर तब्दीलियाँ हुई। और इन तब्दीलियों को, इन चेंजेस को, दीज चेंजेस आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट पीरियड्स। डिफरेंट पीरियड्स, मुख्तलिफ पीरियड्स के अंदर, मुख्तलिफ टाइम के अंदर इसको डिवाइड कर दिया गया कि फ़लाँ 5 सालों में कंप्यूटर में ये तब्दीली हुई, फ़लाँ 10 सालों में कंप्यूटर में ये तब्दीली हुई। तो इस पीरियड को उसने लेटर नेम्ड एज जनरेशंस। ये जो मुख्तलिफ पीरियड्स थे, मुख्तलिफ दौरानियाँ था जिसके अंदर कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ तब्दीलियाँ होती रहीं, उनको उन्होंने बाद में जनरेशंस का नाम दे दिया था। इसके बाद हम वन बाय वन इसकी जनरेशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है जी, कंप्यूटर की पहली जनरेशन क्या थी? और ये 1951 से 1958 तक थी, यानी ये पीरियड था इसका। 1951 से लेकर 1958 तक ये कंप्यूटर की जनरेशन जो है वो चलती रही। इसमें जो मेन की पॉइंट्स हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। सबसे पहले तो इसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज़ हुई। वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई। वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती हैं? ये एक किस्म की ग्लास ट्यूब्स होती हैं, ये शीशे की ट्यूब्स होती हैं जिसमें हम वैक्यूम अचीव करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं। वैक्यूम का मतलब होता है कि वो चीज़ जहाँ से एयर को हमने निकाल दिया हो, नो एयर पार्टिकल, उसको हम बोलते हैं वैक्यूम। मीन्स आपने एक ग्लास की ट्यूब ली, उसमें पंप के ज़रिए, आपने सक्शन पंप के ज़रिए एयर को उसमें से निकाल दिया। एयर का कोई एक पार्टिकल भी आपने उसमें एयर का नहीं रहने दिया, उसके बाद उसको सील कर दिया, तो उस ग्लास ट्यूब को हम बोलेंगे वैक्यूम ट्यूब। तो ये वाली टेक्नोलॉजी जो है इस फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ हुई। ओके, इसके बाद पांच रिकॉर्ड्स और मैग्नेटिक टेप्स भी इसमें यूज़ हुई। 5 रिकॉर्ड्स इनपुट डिवाइस के लिए और मैग्नेटिक टेप्स जो है ना वो स्टोरेज डिवाइसेस के लिए यूज़ हुई। नेक्स्ट है इसकी प्रोसेसिंग। लार्ज डाटा को ये प्रोसेस कर सकता था, इट कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, लार्ज डाटा प्रोसेसिंग। लेकिन एक लिमिटेशन थी, ये बैच प्रोसेसिंग करता था। या इसको उसने सीक्वेंशियल का नाम भी दिया है, सीक्वेंशियल या बंडल्स। इसके बाद हैं इस जनरेशन की लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब ये है कि कौन सी ऐसी बातें थी जो फर्स्ट जनरेशन को इतना इफेक्टिव नहीं बनाती, या आप यूँ कह सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन की खामियां कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले जो उसमें बात आती है वो ये वैक्यूम ट्यूब्स हैं। वैक्यूम ट्यूब्स जो है ना वो सबसे बड़ी खामी थी। वैक्यूम ट्यूब्स क्या खामी थी? काम तो वो भी कर रही थी, लेकिन मसला ये था कि वैक्यूम ट्यूब जो है ना वो, उसका वार्म अप टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा था, लार्ज वार्म अप टाइम।
कि वो गर्म होने पे बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब आपको इंतज़ार करना पड़ता था कंप्यूटर के ऑन होने पे। उसके बाद जब वो ऑन होती थी, गर्म होती थी, वार्म होती थी, तो वो जनरेट मच हीट, वो बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोवाइड करती थी। और उसके अलावा कवर्स स्पेस, वो आपकी जगह भी बहुत ज़्यादा घेरती थी। इसके बाद जो दूसरी इसका ड्रॉबैक वो यही पंच्ड कार्ड वाला था कि लार्ज नंबर ऑफ पंच्ड कार्ड्स इज यूज्ड। पंच्ड कार्ड्स यूज, कि बहुत ज़्यादा पंच्ड कार्ड हमें यूज़ करने पड़ते थे। इसके बाद जो थर्ड वन इसकी जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि इट इज़ नॉट कैपेबल या अनएबल टू रिट्रीव लार्ज डाटा क्विकली, तो इसमें आप तेज़ी से लार्ज डाटा जो है ना वो नहीं हासिल कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते थे? वो इसकी सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग थी, जो बैच प्रोसेसिंग, क्योंकि ये डाटा बंडल्स के अंदर एक सीक्वेंस के साथ जो है वो प्रोसेस करता था। तो आप इसमें से क्विकली डाटा रिट्रीव भी नहीं कर सकते। और ये वैक्यूम ट्यूब और पंच रिकॉर्ड्स जो हैं ये वाली इसके मेन ड्रॉबैक्स थे, मेन लिमिटेशंस थी जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और ये 58 पे एंड हुई थी ना, तो ये 1959 से लेकर 1964 तक ये चली है जनरेशन। ओके, इसके मेन की पॉइंट्स जो थे वो ये थे कि एक तो इसमें ट्रांजिस्टर आ गया, वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर आ गए। ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, एक तो हमारी जान छूट गई वैक्यूम ट्यूब से, उसकी जगह पे हमने ट्रांजिस्टर यूज़ कर लिया। और ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, ये एक किस्म की इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है। और क्या करती है? ये एम्प्लीफिकेशन करती है, एम्प्लीफिकेशन या लॉजिकल स्विचिंग करती है, लॉजिकल या इलेक्ट्रिकल या सर्किट स्विचिंग। ओके, इसके बाद हमने इसमें पंच कार्ड्स भी यूज्ड किए। पंच कार्ड्स आर आल्सो यूज्ड इन दिस जनरेशन। इसके बाद हमने उसमें मैग्नेटिक टेप पढ़ा था, मैग्नेटिक टेप भी इसमें हमने यूज़ की। पंच कार्ड्स को एज ए इनपुट डिवाइस और मैग्नेटिक टेप को एज ए इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस के लिए हमने यूज़ किया। ओके, जो मेन डिफरेंस था इस जनरेशन में और उस जनरेशन में, सबसे पहला तो बहुत बड़ा डिफरेंस ये ट्रांजिस्टर वाला था। उसके बाद लैंग्वेज का भी डिफरेंस था। अच्छा, एक बात फर्स्ट जनरेशन में मैं बताना भूल गया कि वो जो है ना फर्स्ट जनरेशन, वो जस्ट मशीन लैंग्वेज पे ऑपरेट करती थी। मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज क्या होती है? 0 और 1, बाइनरी डिजिट्स 0 और 1। कंप्यूटर जो है वो जस्ट 0 और 1 की फॉर्म में समझता है। 0 और 1 की ज़बान कंप्यूटर को समझ आती है, हमारी ज़बान उसको समझ नहीं आती, ना उर्दू ना इंग्लिश ना और कोई ज़बान। वो जस्ट बाइनरी फॉर्म में डाटा लेता है और उसको प्रोसेस भी बाइनरी फॉर्म में ही करता है। लेकिन फिर आउटपुट हमारे तक कैसे पहुंचती है? जब हम उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ए लिखा, आप अगर सर्च करें ना गूगल पे आस्की कोड्स, जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स हैं फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आस्की ASCII, आस्की कोड्स आप सर्च करें तो आपके सामने एक पूरा टेबल आएगा। अगर आपने ए लिखना है ना तो एक ए का कोड होगा 001 या 1000, इस टाइप का ना 3-4 डिजिट्स होंगे, 0 और 1 ही होंगे, 0 और 1 के अलावा कोई डिजिट नहीं होगा। तो आपने अगर ए लिखना है ना तो कंप्यूटर में आपको इतनी दफ़ा 010 लिखना पड़ेगा, तब आपका एक ए जो है ना वो लिखा जाएगा। इसी तरह अगर आपने बी लिखना है, सी लिखना है, कैपिटल ए लिखना है, नंबर लिखना है 1 2 3, तो हर एक का अलग अलग कोड है। तो अब देखें, इतने सारे कोड्स हम याद भी नहीं रख सकते, और वैसे भी लिखने बैठ जाएं, अगर आपने ये वाली लाइन लिखनी हो या पैरा लिखना हो तो आपको कितना टाइम लग सकता है। लेकिन होता क्या है कि हम जिस इनपुट डिवाइस पे उसको इनपुट दे रहे हैं, हमने ए लिखा
उस डिवाइस ने उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया, 0 और 1 की फॉर्म में कंप्यूटर को दिया, कंप्यूटर ने उस पर प्रोसेस किया और आउटपुट के तौर पर हमें जो वो देता है वो फिर अगेन उसके अंदर ट्रांसड्यूसर्स लगे होते हैं जो उसको फिर एनालॉग की फॉर्म में देता है। अब 0 1 की फॉर्म में हमें कंप्यूटर बता दे तो हमें क्या समझ आएगी कि ये क्या लिखा हुआ है, 0 0 0 1 0 0 0 इस तरह करके कोड्स लिखे हों तो हमें तो समझ नहीं आएगी। इसलिए वो फिर हमें स्क्रीन के ऊपर या प्रिंट के ऊपर या ऑडियो वीडियो के ऊपर हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो फिर एनालॉग की फॉर्म में मिलती है। तो फर्स्ट जनरेशन थी वो मशीन लैंग्वेज पे बेस करती थी और बाद में जो है ना वो असेंबली लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस कर ली गई उसी जनरेशन में। लेकिन ये वाली जो जनरेशन थी सेकंड जनरेशन, ये हाई लेवल लैंग्वेज पे ऑपरेट कर सकती थी। हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी हैं? कोबोल, फोर्ट्रॉन है और बेसिक है। बेसिक ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं और इनको क्यों हम हाई लेवल लैंग्वेजेस बोलते हैं? क्योंकि ये इंग्लिश के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, इनकी रिजेंबलेंस होती है इंग्लिश के साथ, क्लोज रिजेंबलेंस। रिजेंबलेंस का मतलब होता है मुशाबत रखते हैं इंग्लिश के साथ, क्लोज रिजेंबलेंस टू इंग्लिश। इसके बाद पिछली जनरेशन के अंदर हमने लिमिटेशंस लिखी थी, अब यहाँ पे वो एडवांटेजेस लिख रहा है कि इस जनरेशन के फ़ायदे क्या थे, एडवांटेजेस क्या थे। इस जनरेशन के सबसे मेन जो एडवांटेजेस था वो तो ये ट्रांजिस्टर को यूज़ करना था। ट्रांजिस्टर को यूज़ करना किस तरह फ़ायदा मंद था? देखें पिछली जनरेशन के अंदर जो आपने लिमिटेशंस लिखी हैं ना, अब वो डू नॉट के साथ इसमें लिख दें क्योंकि वो जो लिमिटेशंस थी वो इसमें नहीं थी। अब देखें ट्रांजिस्टर जो है ना, एक तो वो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, ट्रांजिस्टर्स और स्मॉलर इन साइज़ के अंदर ट्रांजिस्टर्स बहुत छोटे होते हैं। एक वो आपकी बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो कंज्यूम नहीं करते, उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कम कंज्यूम करते हैं या यूज़ लो इलेक्ट्रिसिटी या लेस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दूसरा ये फ़ायदा हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी की बचत हो जाती है, सेव इलेक्ट्रिसिटी आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड इसका बेनिफिट है उसमें वार्म अप टाइम बहुत ज़्यादा लेती है वैक्यूम ट्यूब, इसमें नो वार्म अप टाइम इज़ रिक्वायर्ड। नो वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड। और उसके बाद जो स्पीड का डिफरेंस पड़ता है कि ट्रांजिस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब से इनकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तीसरी जनरेशन, और ये 64 तक थी, वो हमारे पास 65 से लेकर 70 तक है, 1970 तक, 1965 से 1970 तक जो है ना वो हमारे पास थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी। अब थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो हैरान कुन तब्दीली आई वो ये आई कि उसमें वैक्यूम ट्यूब ने, फर्स्ट जनरेशन से वैक्यूम ट्यूब थी, वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस किया और इसने ट्रांजिस्टर को भी रिप्लेस कर दिया, आईसी आ गए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। जो आईसी का नाम आपने सुना हुआ होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आपके मोबाइल्स वगैरह में भी अब तो यूज़ होते हैं, लेकिन हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स या आईसीज, दे हैव रिप्लेस्ड ट्रांजिस्टर्स। तो आईसी जो है उसका मेन बेनिफिट ये है कि वो स्मॉलर इन साइज़ होता है, साइज़ में स्मॉलर होता है और एफिशिएंट होता है, मोर रिलायबल होता है। ठीक है, मोर रिलायबल, एफिशिएंट या बेटर परफॉर्मेंस आप लिख सकते हैं। उसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो बहुत अच्छी होती है, बेटर परफॉर्म करता है ट्रांजिस्टर से, और ट्रांजिस्टर से होता भी छोटा है। ढेर सारे ट्रांजिस्टर आप एक आईसी में फैब्रिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे उसने एक लाइन लिखी हुई है कि थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर फैब्रिकेटेड ऑन अ सिंगल सिलिकॉन चिप, ऑन अ सिंगल आईसी लिख सकते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, या ऑन अ सिंगल सिलिकॉन चिप।
ठीक है। सिलिकॉन की एक चिप होती है जिसको हम आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट जिस पे बनता है। उसमें मुख्तलिफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर, हज़ारों ट्रांजिस्टर जो है उस पर फैब्रिकेट किए जाते हैं, मीन्स उस पर लगाए जाते हैं, और फिर जो है ना उसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। इसके बाद कीबोर्ड एंड मॉनिटर को इसमें यूज़ किया गया एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड एंड मॉनिटर यूज्ड एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, कीबोर्ड को इनपुट के तौर पर इस्तेमाल किया गया, और मॉनिटर जो है, जो अब एलसीडीज हम यूज़ करते हैं, उनको आउटपुट के तौर पर यूज़ किया गया। और इसके बाद पास्कल को यूज़ किया गया एज हाई लेवल लैंग्वेज। ये भी एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज के तौर पर पास्कल को यूज़ किया गया। इसके बाद इसके एडवांटेजेस में आपने लिखना है, यही इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं वो यूज़ हुए। इंटीग्रेटेड सर्किट्स आप लिख सकते हैं, ये वाली लाइन स्मॉलर इन साइज़ हैं, रिलायबल हैं, बेटर परफॉर्मेंस है, और लो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली का बहुत कम खर्च होता है। ये चीपर हैं, सिलिकॉन जो है वो चीप है। ठीक है, कीमत इनकी सस्ती होती है, मतलब ये सस्ते हैं, और स्मॉलर इन साइज़ हैं, एफिशिएंट हैं, रिलायबल हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कम खर्च करते हैं। ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं, ये मेन इसके एडवांटेजेस थे। इसके बाद है हमारे पास फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन जो थी वो 1970 से 1980 तक जो है ना वो चली। बेसिकली बेस्ड ऑन टू टेक्नोलॉजीज़, दो टेक्नोलॉजीज़ पर बेस करती थी, एक LSI और दूसरा VLSI। ठीक है जी, LSI और VLSI। LSI क्या था? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये एब्रीविएशन है। LSI, L फॉर लार्ज, S फॉर स्केल, I फॉर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मीन्स वही है जो मैंने आपको पहले बताया है कि हम इकट्ठा कर देते हैं कंपोनेंट्स को एक सिंगल चिप के ऊपर। तो इस लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में वो कहता है कि अबाउट 30,000 कंपोनेंट्स आर फैब्रिकेटेड ऑन अ सिंगल चिप। एक सिंगल चिप के ऊपर, एक अकेली चिप के ऊपर, इसमें वो कहता है कि 30,000 कंपोनेंट्स जो हैं कंप्यूटर के वो फैब्रिकेट किए गए लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में। और जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है VLSI जो है, इट स्टैंड्स फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, वेरी लार्ज स्केल में वो कहता है अबाउट 1 million components are fabricated on a single silicon chip या on a single chip। तो देखें आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर जो है ना वो बेसिक से एडवांस की तरफ जा रहा है। जिस तरह आप एडवांस होते हैं, अच्छे पैसे आ जाएं तो अच्छे कपड़े लेने चाहिए, अच्छे जूते लें, अच्छी चीज़ें लें, मोबाइल अच्छा होना चाहिए, तो इसी तरह कंप्यूटर भी जो है ना वो फैंसी होता जा रहा है। बात करने का मकसद ये है कि मशीन्स जो है ना, कंप्यूटर्स जो हैं वो पहले भी ठीक थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें एडवांसमेंट आ गई, उसमें डेवलपमेंट आ गई, कंप्यूटर जो है ना वो चेंज होता गया। अब देखें लार्ज स्केल और वेरी लार्ज स्केल में कितना डिफरेंस है, और कितना साइज़ जो है वो छोटा हो गया है मशीन का, और वर्किंग जो है उसकी एफिशिएंसी उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना बढ़ गई है, और कॉस्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी की, बाकी चीज़ों की, वो भी में कम हो गई है, स्पेस कम जो है वो लेगा। इसके बाद ऑर्डिनरली कीबोर्ड और जो मॉनिटर हैं, कीबोर्ड एंड मॉनिटर आर यूज्ड एज प्राइमरी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। और इसके अलावा इसमें मैग्नेटिक टेप्स जो हैं वो भी यूज़ हुई हैं एज इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस के लिए। तो ये हमारी फोर्थ जनरेशन थी और वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसके बाद है हमारे पास फिफ्थ जनरेशन ऑफ
कंप्यूटर, और ये लेट 90s में है, लेट 90s में, ठीक है। 1990 के बाद में कहीं इस एरा में ये इन्वेंट हुई है। फिफ्थ जनरेशन की जो बहुत ज़्यादा हैरान कुन एडवांसमेंट थी वो ये था कि इसमें स्पीच रिकॉग्निशन, speech recognition is used as an additional feature। ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन को इसमें एडिशनल फीचर के तौर पर ऐड किया गया फिफ्थ जनरेशन में। यानी ये वाली जो स्पीच रिकॉग्निशन है इसको आप वॉइस रिकॉग्निशन भी बोलते हैं। और ये होती क्या है? इट इज एबिलिटी ऑफ अ मशीन या ऑफ अ डिवाइस टू रिसीव एंड इंटरप्रेट अ डिक्टेशन। मीन्स ये किसी डिवाइस की काबिलियत होती है, उसकी एबिलिटी होती है टू रिसीव एंड इंटरप्रेट अ डिक्टेशन। डिक्टेशन का मतलब ये होता है कि वो आपकी वॉइस या आपका कोड जो आप बोलते हैं, जो चीज़ आप बोल रहे हैं, जो आपकी डिक्टेशन है, उसको रिसीव भी करती है और फिर उसको इंटरप्रेट भी करती है। इसकी सादा सी मिसाल आप लोगों के मोबाइल फ़ोन में मौजूद है। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, एक इस तरह का सिंबल आपने देखा होगा मोबाइल के अंदर, इस तरह करके। अब पता नहीं ये मुझसे ठीक से बना भी है या नहीं। अगर आप व्हाट्सएप चेक करें, व्हाट्सएप तो तकरीबन सब लोग यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप का जो वॉइस जहाँ से आप सेंड करते हैं तो वहाँ पे इस किस्म का एक बटन बना होता है। जब आपने वॉइस सेंड करनी होती है तो आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो वॉइस रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरह आपके मोबाइल में वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम है। अगर आप उसको ऑन करते हैं, आप सेटिंग में जाएं, सर्च करें वॉइस रिकॉग्निशन या स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, वहाँ से उसको ऑन कर दें तो आपके कीबोर्ड में, मोबाइल के कीबोर्ड के अंदर भी इस किस्म का एक साइन शो हो जाएगा। उसको जब आप प्रेस करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा। वो आपको कहेगा स्पीक नाउ या लिसनिंग। तो जब आप बोलेंगे, आप इंग्लिश में बोलेंगे तो आपकी डिक्टेशन को इंग्लिश में वो ट्रांसलेट कर देगा। वो आपकी स्पीच को टेक्स्ट के अंदर ट्रांसलेट करेगा। आप उर्दू में बोलें, चाइनीज़ में बोलें, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें वो ट्रांसलेट कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी इन्वेंशन थी। वॉइस रिकॉग्निशन वाला फ़ीचर जो है वो बहुत बेहतरीन फ़ीचर है। उसके बाद एक और बहुत बड़ी जो इन्वेंशन थी वो AI थी। AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका मतलब है कि उन कंप्यूटर को इंटेलिजेंस दे दी। अब कंप्यूटर के पास दिमाग भी है, कंप्यूटर सोच सकता है, कंप्यूटर डिफरेंट प्रॉब्लम्स पर गौर व फिक्र कर सकता है, उनके जो मुनासिब सॉल्यूशंस हैं। देखें, आपने कभी गूगल मैप यूज़ किया हो, अगर किया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी किया तो यूज़ कीजिएगा। उस पर आप एक लोकेशन सर्च करें कि आपने अपने होम से कहीं और जाना है, किसी और सिटी में जाएँ, तो वो आपको डिफरेंट मैप्स देगा, डिफरेंट रूट्स देगा। देखें, कोई एक रास्ता तो नहीं है, आप कराची से लाहौर जाते हैं, कोई एक रास्ता तो नहीं है, हज़ारों रास्ते हैं। आप उसको ऑप्शन देते हैं कि मैंने गाड़ी से जाना है, मैंने बाइक से जाना है, मैंने ट्रेन से जाना है या मैंने पैदल जाना है। ये 4 ऑप्शन मैप के अंदर होते हैं। तो वो आपको सूटेबल वे, जिसमें कम आपका टाइम भी बचता है, आपकी कॉस्ट जो है वो भी बचती है, और जो आपके लिए सूटेबल वे होता है वो आपको बताता है। तो देखें, कंप्यूटर के पास कितनी जहानत है कि वो आपको एक सूटेबल वे जो आपको चाहिए वो आपको दे रहा है। इसको आप लिख सकते हैं AI एक्ट्स लाइक ह्यूमंस। ठीक है, ये इंसानों के तौर पर काम करता है, मीन्स ये सोच सकता है, इसमें ये सलाहियत है। आप देखें, आपके व्हाट्सएप में एक फ़ीचर ऐड हुआ है अभी अभी, मेटा AI। मेटा AI के नाम से आप लोग वाकिफ़ होंगे, आपके व्हाट्सएप में फ़ीचर है। जिन लोगों ने, कई लोग यूज़ भी करते होंगे, कुछ लोगों ने नहीं किया, वो भी इसको कीजिएगा। बड़ी कमाल की चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसमें आप कोई भी क्वेश्चन इससे पूछते हैं, कोई भी असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं या कोई भी आपको प्रॉब्लम है डेली लाइफ का, आप वो इससे पूछ सकते हैं। आप इससे आइडियाज़ ले सकते हैं। कोई भी काम आपने करना है, स्टडी करना है, बिज़नेस करना है, उसके बारे में आप इससे पूछ सकते हैं, ये आपको आइडियाज़ देगा।
तो ये बिल्कुल ऐसे ही आपको ट्रीट करता है जैसे एक ह्यूमन बीइंग से आप बात कर रहे हैं। जो भी आपकी कन्वर्सेशन होती है इसी तरह आप गुफ्तगू करते हैं जिस तरह आप एक आम इंसान के साथ करते हैं। और भी आपने सोशल मीडिया पे कई सारी इसकी एग्जांपल्स देखी होंगी। अवतार हैं, वॉइस आ चुकी है, आप टेक्स्ट देते हैं वो आपको वॉइस में चेंज करके देता है। और फिर आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आप किसी मेल की वॉइस में आउटपुट चाहते हैं, किसी ओल्ड मैन की वॉइस में, किसी वुमेन की वॉइस में या किसी चाइल्ड की वॉइस में, जिस किस्म की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है वो आपको आउटपुट देता है। इसके बाद जो है वो एआई बेस्ड रोबोट्स जो हैं वो बना लिए गए, रोबोट एआई, ठीक है। वो भी बड़ी कमाल की चीज़ है। रोबोट्स के अंदर कंप्यूटर जो है वो फिट कर दिया जाता है, चिप फिट कर दी जाती है, तो जिस किस्म के जो काम हम लेना चाहें वो रोबोट से ले सकते हैं। इसके अलावा उसके पास अपनी ज़हानत भी होती वो अपनी इंटेलिजेंस बेस पे भी वर्क करता है। तो ये दो बड़े कमाल के फीचर थे, वॉइस रिकॉग्निशन वाला और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला। ये बड़े ही कमाल के फीचर्स कंप्यूटर की जो 5th जनरेशन है उसमें ऐड हुए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक कंप्यूटर की जनरेशन्स थी। इस लेक्चर को तसल्ली से कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा, हो सकता है यही आ जाए। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इससे अगले जो 2 क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।